जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज एएलपी टेक्नीशियन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में एएलपी का वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, लगभग 5 साल हो गया, कोई वैकेंसी नहीं आया है। 2024 में चुनाव भी है, तो इसके कारण वैकेंसी आने की बहुत बड़ा चांस है। दिसंबर लास्ट तक वैकेंसी आने की चांस है। और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी अच्छा खासा आता है, ये नहीं कि 1000 में 10,000, 20,000, 30,000 ऐसा आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे आज। एएलपी टेक्नीशियन के बारे में जान चुके थे। टेक्नीशियन और एएलपी में अंतर बस एक है, वो बता देंगे। ठीक है, तो एएलपी के बारे में जानेंगे। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो एक होता है पायलट के बगल में सहायक के रूप में जो बैठे रहते हैं उसी को कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, एएलपी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक, यह सहायक कह सकते हैं। अब अगर आता है कि एएलपी एज के लिए क्या है, कौन आदमी एएलपी बन सकता है, तो पहला बात आता है एज का। अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो 30 साल मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल है तो। अगर ओबीसी है तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम की बात करें तो 33, 3 साल यहाँ पे ओबीसी को छूट दिया जाता है। उसी तरह अगर एससी एसटी है तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35, 5 साल यहाँ एससी एसटी को छूट दिया जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अप्रेंटिस किया है, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस होता है, 1 साल का कोर्स होता है, अगर वो अप्रेंटिस किया है तो किसी भी कैटेगरी में हो उसे 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर जैसे जनरल से है तो इसका मैक्सिमम एज कितना चला जाएगा, 35 चला जाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी से है तो 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अगर एससी एसटी से है 5 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ये यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, 1 साल का कोर्स होता है रेलवे के द्वारा अगर किए हुए हैं तो। अब बात आता है योग्यता, क्वालिफिकेशन। एएलपी बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। आप 10th पास हो प्लस आईटीआई हो। ठीक है, 10th पास प्लस आईटीआई हो, किसी भी ट्रेड से किए हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बात आता है कि कुछ बच्चा जो एनसीवीटी से किए हुए रहते हैं तो एससीवीटी वाले को सोचते हैं कि कम, लेकिन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता आप किससे किए हैं, एनसीवीटी से किए हैं या एससीवीटी से किए हैं, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता आप किससे किए हैं, दोनों के लिए बराबर चांस मिलेगा। ठीक है, एससीवीटी या एनसीवीटी जहाँ से भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट से भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे परसेंटेज भी मायने नहीं रखता कि 80% चाहिए, 90% चाहिए। आईटीआई में आप आईटीआई पास आउट है, यानी कि पास आउट आईटीआई में 60% होता है, तो अगर आपके पास 60% से अबव है, आप आईटीआई पास है तो भैया भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज यहाँ पे मायने नहीं रखता है। ये बात क्लियर कर दिया, क्योंकि जिसका परसेंटेज कम आ जाता है तो फिर थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है कि मेरे साथ क्या होगा। तो ये सब कहीं कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप पास आउट होना चाहिए। ठीक है, आप भरिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आईटीआई किए हैं या तो 10th प्लस डिप्लोमा किए हैं, कोई भी डिप्लोमा की डिग्री है आपके पास तो भर सकते हैं, या बीटेक होल्डर हैं तो आप भर सकते हैं। ये सब था एज। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो ये सब तो रहेगा, प्लस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो 12th पास करेगा वो टेक्नीशियन का फॉर्म भर पाएगा। ये तो भरेगा ही, प्लस पीसीएम वाले भी भर सकते हैं। टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, एएलपी में नहीं भर पाएगा, एएलपी में नहीं भर पाएगा पीसीएम वाले। टेक्नीशियन का आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या बीटेक होल्डर हो, वही यानी कि टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम की बात करें तो एएलपी का एग्ज़ाम जो होता है, एएलपी का बात करें तो इसका एग्ज़ाम 3 फेज में होता है। पहला फेज होता है CBT 1, दूसरा होता है CBT 2, तीसरा होता है साइको। ठीक है, CBT 1 जो होता है ये 75 मार्क्स का होता है, टाइम इसमें 60 मिनट दिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, अगर आप 3 गलत बनाए तो आपका सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब इसका बात किया जाए कि सिलेबस कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो मैथ से रहता है 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, जीएस से रहेगा या करंट अफेयर, ये सब मिला के ये 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स है 75। अगर इसमें पास आउट की बात करें, अगर यूआर हैं तो इसका 40% लाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आना पड़ेगा। अगर ओबीसी हैं तो इसका 30% लाना पड़ेगा, 30%, यानी कि लगभग 22, 21, साढ़े 21 होता है, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो इसका 25% आपको लाना पड़ेगा, यानी कि इसका हो जाएगा 18-19 नंबर। अगर ये नंबर पहला एग्ज़ाम में आप ला लेते हैं तो आप पास आउट हैं CBT 2 के लिए। ये नंबर सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, ठीक ना, ये आपका नंबर ऐड नहीं होगा, यानी कि आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नंबर है। इतना अगर आप लाते हैं तो पास हैं, CBT 2 में बैठ सकते हैं। CBT की बात करें तो CBT का 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में एक ही समय, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक। पार्ट ए की बात करें तो इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। अब इसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ की बात करें तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से 25 आएंगे, बेसिक साइंस की बात करें तो यहाँ से 40, और जीके करंट अफेयर से बात करें तो यहाँ से 10 नंबर यानी आएंगे, टोटल हो गए 100 नंबर, ठीक है। ये आपका इसमें जितना नंबर लाइएगा ये आपका, यानी कि इसी के आधार पे आपका ये मेरिट बनाएगा, इसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें सिर्फ पास आउट होना था बस, जो यानी कि पास करना था, और ये आपका मेरिट बनाएगा। आपको जो नौकरी देगा ये वाला एग्ज़ाम ही, जितना नंबर लाएंगे उस हिसाब से नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट बी का बात करें तो सेम डेट में दोनों एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे पार्ट 1 ख़त्म होगा पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, लेकिन इसका नंबर से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पास आउट करना है। पास आउट परसेंटेज इसका 35% रखा गया है। अगर 75 का 35% निकालते हैं, 75 का 35% अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 105/4, ठीक है, 105/4, यानी कि 26.5 अंक लाना पड़ेगा। 75 में से 26.5 अंक ला लेते हैं तो आप पास हैं। ये आपका इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये इसके लिए है। तो पार्ट बी समझ गए, ठीक है। अब आता है ये दोनों एग्ज़ाम पास कर जाने के बाद ALP के जो कैंडिडेट हैं, ALP, ये सारा कैंडिडेट टेक्नीशियन के लिए भी फॉलो होगा, लेकिन ALP के लिए साइको देना पड़ेगा, साइको में बहुत ज़्यादा बच्चा फेल होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय में दिमाग का टेस्ट लिया जाता है कि अगर आप 5 सेकेंड गड़बड़ा गए तो आपका रिजल्ट ख़त्म हो सकता है। ऐसा रहता है कि अगर 5 सेकेंड के लिए आप अपना दिमाग डाइवर्ट हो गया, कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, तो आपका LP गया, ठीक है, साइको आप फेल कर जाइएगा। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है साइको का जब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए, ठीक है। तो ये थे ALP के लिए, ठीक है, कहाँ से क्या आता है। अब बात करेंगे इसके ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कैसे होता है, और अगर पास आउट कर गए तो ट्रेनिंग कैसे होता है, इसके पैसा कितने मिलते हैं और इसका ड्यूटी किस तरह होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो सब सारे एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल से पहले होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो देखेंगे सही है कि ना, आपका थंब देखा जाएगा कि आप वही तो हैं, ठीक है, आधार कार्ड से चेक किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम ही बच्चा फेल होते हैं, जो नकल उकल किए रहते हैं वो फेल होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मेडिकल होगा।
ये दोनों के प्रोसेस 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। जैसे आज के डेट में मेडिकल हुआ, आज के डेट में मेडिकल हुआ तो कल छोड़ के परसों यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ आज के डेट, तो 1 दिन का आपका टाइम दिया जाएगा और आपका कोशिश किया जाएगा कि आपके घर के नज़दीक यानी कि उस जोनल के जो घर के नज़दीक यानी हॉस्पिटल हो, रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको भेजा जाए। मेडिकल में एलपी के लिए मेडिकल बहुत टफ होता है, ठीक है। आँख के जो होता है 6/6 होना चाहिए। आँख अगर आपका 6/6 नहीं है तो एलपी को भूल जाइए। कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एलपी को भूल जाइए, ठीक है। आँख 6/6 होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कलर विजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो है कलर उसको दिखाई नहीं देगा तो पता कैसे करेगा कि ले जाना है गाड़ी या रोकना है, ठीक है। अगर इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल चाहिए, ठीक है। मेडिकल का स्टैंडर्ड A1 ही चाहिए। A1 से अगर नीचे है तो आप ख्वाब छोड़ दीजिए एलपी बनने का, ठीक है। टेक्नीशियन में था कि C1 तक भी जाता था, C3 तक भी जाता था, लेकिन यह मेडिकल एलपी के लिए मस्ट है आपका आँख, ठीक है। A1 मेडिकल पास करना चाहिए। इसमें चेक क्या कहता है, ईसीजी क्या किया जाता है कि अगर कुछ आपका धड़कन कहीं तेज धड़क तो नहीं रहा है, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। मेनली आँख चेक किया जाता है, ठीक है। आँख में बहुत प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, तो आँख और ईसीजी धड़कन चेक किया जाता है, कहीं ज़्यादा धड़क तो नहीं रहा है, ब्लड प्रेशर, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। मेडिकल का बात हो गया। अब बात आता है कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर गए, सारा कुछ कर गए, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो खुशी का माहौल होगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। जैसे ज्वाइनिंग किए वहाँ से आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर बोलेगा कि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उस जोन के, जैसे NFR का अलीपुरद्वार, सिल्लीगुड़ी, ठीक है, तो वहाँ आपको भेजा जाएगा। वहाँ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग 3 से 3.5 महीना का होता है, ठीक है। 3 से 3.5 महीना के बीच का होता है, ठीक है। मान लीजिए 90 से 105 दिन के बीच का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। इतने दिन का ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग 2 भागों में होगा, ठीक है। पहला पार्ट होगा 2 मंथ का, पहला पार्ट होगा 2 मंथ का, जो इंजन से संबंधित बात को आपको बताएगा, ठीक है। इंजन से संबंधित कि इंजन में क्या क्या खराबी हो सकता है, अगर आप गाड़ी पे चल रहे हैं, ट्रेन लेके जा रहे हैं तो क्या क्या होगा। अगर नॉर्मल खराबी है तो आप उसे पास आउट कर सकते हैं और आप गाड़ी स्मूथली चला सकते हैं। इंजन के बारे में 2 महीना तक बताया जाता है, और 1 महीना या 1 महीना 15 दिन, ये ट्रेनिंग 3 महीना मैक्सिमम होता है। अगर किसी कारणवश लेट हुआ तो 15 दिन बढ़ सकता है, 3 महीना 15 दिन तक जा सकता है। 1 मंथ का जो है ये रूल रेगुलेशन के बारे में बात होता है। सिग्नल रूल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि कौन सा आपका सिग्नल दिखाया जाएगा, येलो, ग्रीन, रेड। अगर ग्रीन दिखा रहा है तो कितना स्पीड से जाना है, येलो दिखा रहा है तो क्या स्पीड से जाना है, अगर रेड ही दिखा रहा है तो फिर क्या करना है, रुकना है या फिर जाना है। हो सकता है कहीं कहीं सिग्नल ख़राब हो जाए तो रेड ही रहेगा तो आप बोलिएगा नहीं जाएंगे, तो उसका भी प्रोसेस है कि कब बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, स्टेशन मास्टर क्या करके देंगे तो आप गाड़ी को बढ़ाना है। तो ये सारे जितने रूल रेगुलेशन के बात होते हैं ये 1 महीना के अंदर सिखाया जाता है। हो सकता है ये दोनों ट्रेनिंग अलग अलग जगह पे हो, ठीक है। वो हो सकता है जैसे ही मुगलसराय में इंजन का ट्रेनिंग हो जाए और आपका जो सिग्नल रूल रेगुलेशन का है मुजफ्फरपुर भेज दे। हो सकता है दोनों ट्रेनिंग एक ही साथ हो, तो ये फिक्स नहीं है। अगर जिस तरह का व्यवस्था होगा वो आपके साथ उस तरह का करेगा। अगर ये एग्ज़ाम हो गया यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, ठीक, तो लास्ट आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप तो 2 प्रकार के ट्रेनिंग किए हैं, दोनों का अलग अलग यानी कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग एग्ज़ाम होगा, फिर इसके लिए अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम का मार्क्स जो आएगा आपका, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, अगर क्या फेल हो गए तो फिर नौकरी ख़त्म? नहीं, फिर आपको चांस दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए, फिर से आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, फिर से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैक्सिमम पास हो ही जाता है, क्योंकि 3 एग्ज़ाम जो फेस करके आया तो यहाँ फेल हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
लेकिन ऐसा एक प्रोसेस बनाया गया है कि अगर फेल हो जाए तो क्या उसका नौकरी समाप्त है? नहीं, उसके फिर से ट्रेनिंग कुछ दिन का दिया जाएगा, ठीक है। वो पिछवा जाएंगे, बाकी साथी से पीछे हो जाएंगे, प्रमोशन में दिक्कत होंगे। अब ये दोनों एग्ज़ाम के मार्क्स से डिवीज़न तो आपको तय कर देगा बोर्ड के, यानी कि CBT 2 के नंबर से, CBT 2 के नंबर से, ठीक है, कौन डिवीज़न में आपका पोस्टिंग होगा जनरल में। लेकिन ये मार्क्स से आपका स्टेशन पता चलता है, लॉबी, जहाँ स्टेशन यानी कि क्या कहते हैं, गार्ड ड्राइवर लोग रहते हैं, उसे लॉबी कहते हैं। हर स्टेशन में ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है, कोई जंक्शन रहता है वहाँ पे ऐसा व्यवस्था रहता है। तो वो लॉबी आपका डिसाइड करते हैं कि इस मार्क्स से, ये जो ट्रेनिंग पीरियड में जो एग्ज़ाम होगा उसके नंबर से आपका लॉबी डिसाइड होता है, ठीक है। अगर अच्छा मार्क्स है तो अच्छे स्टेशन में पोस्टिंग होगा, अगर कम मार्क्स है तो कहीं दूर दराज के स्टेशन में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो ये मार्क्स से स्टाफ से पोस्टिंग दिया जाता है। मार्क्स इस डिवीज़न CBT 2 के एग्ज़ाम के रिजल्ट से वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब बात होता है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या किया जाता है। ट्रेनिंग पास करके आ गए तो क्या आपको गाड़ी में बैठा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग करके आए आप तो आपको LR दिया जाता है। LR, इसको क्या कहते हैं? लर्निंग रूट। क्या कहते हैं इसको? लर्निंग रूट, ठीक है। लर्निंग रूट में 3 ट्रिप होता है, ठीक है, 3 ट्रिप होता है, जिसमें 2 नाइट ड्यूटी होता है, 2 नाइट ड्यूटी। 3 ट्रिप का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई स्टेशन है, ये कोई स्टेशन है, यहाँ से आप गए और फिर यहाँ से आए, ये एक ट्रिप हुआ था। ऐसे ऐसे आपको 3 ट्रिप दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डे में, जो जिसमें कि नाइट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है? पायलट तो गाड़ी चला रहे हैं, आप उसके बगल में बैठेंगे, आपको सिर्फ देखना है कि बीच बीच में जो स्टेशन आ रहा है इसका कोड वर्ड आपको याद करना है, ठीक है। जैसे आप कटिहार से पटना जा रहे हैं तो उसके बीच क्या आएगा? जैसे नौगछिया आएगा NNA, ठीक है, ठीक है। खगड़िया आएगा, पटना आएगा, तो उसका शॉर्ट, लंबा नाम याद नहीं करना है, पाटलिपुत्रा इतना बड़ा, NPA छोटा शॉर्ट, क्योंकि डायरी मेंटेनेंस होता है। ड्राइवर जो है के पास एक डायरी रहता है, उसमें सारा टाइम नोट किया जाता है कि कौन स्टेशन में कितना देर गाड़ी रुका, ठीक है, वो सारा नोट करना पड़ता है। तो सारा पूरा नाम लिखेंगे तो डायरी तो भर जाएगा, इसीलिए शॉर्ट नाम लिखा जाता है। और इसका काम क्या रहता है कि सिग्नल देखना, कि सिग्नल कितने कितने दूरी पे है, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच कितना किलोमीटर की दूरी है। मैक्सिमम सिग्नल की बात करें तो लाइन के लेफ्ट बाएं साइड ही रहते हैं, ठीक है, बाएं साइड ही रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में दाएं साइड भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि बाएं साइड है। मैक्सिमम अगर 100 सिग्नल से आप गुजर रहे हैं तो उसमें 95 सिग्नल ऐसा होगा जो आपके लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे। तो ये आपको देखते रहना है कि कहाँ कहाँ मिला जाता है। और 3 ट्रिप के बाद जो है आपको फिर एक टेस्टिंग लिया जाता है, ठीक है, जो आपके LI होंगे उसके द्वारा, जो आपको दिए थे लर्निंग रूट, LI कहते हैं उसे। वो आपके साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर आप इससे हो गए तो आपको इंडिपेंडेंट गाड़ी पे छोड़ा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आपको गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी चलाने वाला रहेगा, लेकिन आप उसके साथ रहेंगे। और उसके साथ रहेंगे तो आप गाड़ी पे क्या क्या देखेंगे? गाड़ी पे पानी देखेंगे, ठीक है, यानी कि लोको पे पानी का मात्रा, ठीक है, डीजल जो चलता है, ठीक है, ग्रीस, मोबिल, ये जितना कुछ होता है ये सब आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस। इसके बाद भी डायरेक्टली आपको गाड़ी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये आपको ये भी देखना है कि जो गाड़ी जो यहाँ पे जो आप ट्रिप शेड्यूल दिया जाएगा, स्पीड को भी देखना है, ठीक है। वहाँ पे स्पीड दर्शाया जाता है कि कितना स्पीड किसके किसके बीच चला सकते हैं, उससे आप मैक्सिमम स्पीड को पार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका नौकरी भी जा सकता है, ठीक है। तो ये काम रहते हैं लर्निंग रूट के समय कि क्या क्या बात का ध्यान देना होता है। स्टेशन का शॉर्ट नाम होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिग्नल देखना चाहिए, कितने कितने दूर में सिग्नल है। सिग्नल रेड है तो पार नहीं कर जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रीन है तो फुल्ली स्पीड से जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड। अगर येलो है तो स्पीड कम करके जाएंगे, मैक्सिमम से कम में जाना है, ठीक है। 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन,
येलो में स्टॉप कर जाना है, ठीक है, बढ़ना ही नहीं है। ग्रीन येलो में क्या है, रेड में स्टॉप कर जाना है, येलो में क्या है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जाना है, ठीक है। अगर ग्रीन की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या कि जो वहाँ तय है उस लाइन पे, उस ट्रैक पे तय है, उस स्पीड को आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप 200 की स्पीड से चला सकते हैं, नहीं, अब वो ट्रैक के अनुसार वहाँ का स्पीड बताया जाता है या लिखा हुआ रहता है बाहर में, ठीक है। 30 किलोमीटर या 40 जितना है वो लिखा रहता है, तो आप उसके अनुसार ही ले जाएंगे। अब आता है कि इसके प्रमोशन के बारे में, ठीक है, पैसा अच्छा खासा मिलता है। ये तो हो गया ट्रेनिंग पीरियड की बात। अब आता है बात पैसा के बारे में। एएलपी जो है ये भी ग्रुप सी में ही आता है। किसके अंदर आता है? ये ग्रुप सी के अंदर आता है, ग्रुप सी के अंदर होता है। ये भी एग्ज़ाम आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अगर सैलरी की बात करें, बेसिक मतलब जिस दिन आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे उस दिन बेसिक सैलरी होता है 19,900। अगर इसका ग्रेड पे का बात करें तो ये होता है 1,900 रुपया, ठीक है। ये किसके लिए बता रहे हैं? एएलपी। किसके लिए बता रहे हैं? एएलपी के लिए, ठीक है। जब आप यानी कि ट्रेनिंग में रहेंगे 3 महीना तक, जो ट्रेनिंग के दौरान जो है बेसिक और डीए दिया जाता है और किसी प्रकार का अलावेंस नहीं दिया जाता है, जैसे एचआरए, ट्रैवलिंग अलावेंस, ठीक है, और प्रकार का अलावेंस होता है, नाइट अलावेंस। एक कुछ अलावेंस उस समय नहीं मिलता है, ठीक। सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान क्या मिलता है? बेसिक प्लस डीए, ठीक है, डीए डियरनेस अलावेंस यानी कि महंगाई भत्ता जो दिया जाता है। एलपी से आप प्रमोट करेंगे तो बनेंगे सीनियर एलपी, एएलपी सीनियर एलपी। यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 2 साल का समय लगेगा, ठीक है। एलपी ज्वाइन किए, ट्रेनिंग करके आए, फील्ड में काम किए, यानी कि लोको पायलट के साथ काम किए, उसके बाद आप सीनियर एलपी बनेंगे। सीनियर एलपी जैसे बनता है तो बेसिक सैलरी जो है ये 25,400 हो जाता है, ठीक है, 25,400। अगर ग्रेड पे का बात करें तो ये 2,400 रुपये हो जाता है पर मंथ। अब सीनियर एलपी से आप बनता है एलपीजी, ठीक है। सीनियर एलपी से क्या बनता है? एलपीजी। ये टाइम इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं वहाँ एलपीजी अगर प्रेजेंट है तो आपको सीनियर एलपी में ही रखेगा। अगर यहाँ पे शॉर्टेज है तो आपको जल्दी प्रमोट करके यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। एलपीजी का अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो इसका 35,400 हो जाता है, 35,400 हो जाता है। अगर पे स्केल की बात करें तो 4,200 रुपये हो जाता है, यानी कि लेवल 6 में आ गया। और इससे आगे लेवल से आगे एलपी नहीं जाता है। जब ज्वाइन करता है तो ये लेवल 2 में रहता है। किस में रहता है? लेवल 2 में। और ये लेवल 6 में रिटायर कर जाते हैं। एलपीजी क्या होता है? लोको पायलट गुड्स, जो मालगाड़ी चलाते हैं उसे एलपीजी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। एलपीजी के बाद यानी कि अब प्रमोशन नहीं होगा। एलपीजी के बाद होता है एलपीपी। एलपीपी किसको कहते हैं? लोको पायलट पैसेंजर, जो पैसेंजर गाड़ी को चलाएगा, उसे एलपीपी कहते हैं। एलपीपी के बाद आता है एलपीएम, ठीक है, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस। जो मेल एक्सप्रेस चलाते हैं, मेल एक्सप्रेस, उसको कहते हैं एलपीएम, लोको पायलट मेल, ठीक है, जो मेल एक्सप्रेस को चलाते हैं। मेल एक्सप्रेस होता क्या है, किस गाड़ी को कहेंगे? तो लॉन्ग रूट, लंबे दूरी के गाड़ी को, लॉन्ग रूट के गाड़ी को क्या कहेंगे? मेल एक्सप्रेस कहेंगे, ठीक है। बहुत लंबा दूरी करते हैं, कम से कम 2,000-3,000 किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं। पैसेंजर का बात करें तो ये 300-400 से ज़्यादा दूरी तय नहीं करते हैं और ये अपने क्षेत्र में ही चलते हैं और बहुत सारे अलावेंस भी मिलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो है रनिंग अलावेंस अलग से दिया जाता है, रनिंग अलावेंस, ठीक है।
अगर आप एलपी की बात करें तो इसे 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर 3 रुपया 76 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। अगर एक महीना में 5000 किलोमीटर चलाए तो इससे 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि इतना पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सैलरी के खिलाफ। अगर एलपीजी का बात करें यानी कि गुड्स का बात करें तो ये इसको 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर 5 रुपया 20 पैसा मिलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर एलपीजी अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो इसे इतना रुपया, महीने में कितना चलाया तो उस हिसाब से वो लोग का बनता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपका पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं, अगर पैसेंजर चला रहे हैं तो 6 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है और 5000-6000 किलोमीटर बन ही जाता है, क्योंकि एक ड्राइवर के यानी पायलट के 250 किलोमीटर लिमिट रहता है एक दिन में गाड़ी चलाने का। ठीक है, अगर किसी कारणवश ड्राइवर की कमी है तो ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो माना जाता है 250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता है। अगर बात करें अब तो ये समझ गए सैलरी की बात अगर किया जाए, अगर आप क्या कहते हैं एक्सप्रेस मेल बन गए हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी 2 लाख रुपए प्रति मंथ भी हो सकता है। अच्छा खासा सैलरी मिलता है सारे अलावेंस जोड़ के। अगर कुछ आप हिल अलावेंस में है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप एलपी से सीनियर एलपी बन जाते हैं, एलपी रहते हैं तो 50+ चला जाएगा। ठीक है, 50+ चला जाएगा। अगर आप सीनियर एलपी हैं तो यहाँ पे 70+ चला जाएगा। ठीक है, 70+ सैलरी चला जाएगा। एलपीजी हैं तो यहाँ पे लाख से 1.5 लाख के बीच, 1 लाख से 1.10 लाख के बीच चला जाएगा। सैलरी अच्छा खासा मिलता है। अब बात आता है कि किस तरह का इसका ड्यूटी होता है। तो ड्यूटी जो है उतना हार्ड भी नहीं होता है। अगर आप 8 घंटा ड्यूटी कर चुके हैं, तो अगला 12 से 16 घंटा तक आपको रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इस बीच आपको कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर आपका ड्यूटी 8 घंटा से कम है, 7 घंटा है, तो लगभग 6 घंटा के बाद आपको कॉलिंग किया जा सकता है। अभी इधर जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई तो उसके तहत एक ड्राइवर का जो है मैक्सिमम एक दिन में गाड़ी 11 घंटा तक ही चला सकता है, उससे ज़्यादा उसे नहीं चलाने का ऑर्डर है। अगर मौसम ख़राब रहा, कहीं गाड़ी फंस गया है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से ज़्यादा देर तक गाड़ी चला सकता है। लेकिन मैनुअली बात किया जाए तो 11 घंटा ही किसके लिए, गुड्स के लिए है। ठीक है, अगर क्योंकि बहुत हार्ड ड्यूटी होता है, उतना आदमी का लोड लेके चलना यानी कि बहुत क्या कहते हैं दायित्व वाली जॉब होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ये लोग से कम किया गया है। ठीक है, अगर बात करें जैसे मान लीजिए NJP से गाड़ी लेके आया कटिहार, ठीक है, KIR कटिहार। अब ये नहीं कि NJP से गाड़ी लेके आया जैसे 4 घंटा हो गया, तब ये कहाँ घूमेगा, इसके लिए लॉबी बना हुआ आता है। ठीक है, रनिंग रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे सारा फैसिलिटी रहता है, रूम में AC लगा हुआ रहता है। ये दामाद की तरह आपको रखेगा। ठीक है, खाना जो बोलिए बन जाएगा, लेकिन ला को आपको देना होगा, खाना बन जाएगा और आप खाइए और आराम से AC में सोए रहिए। फिर फ़ोन आएगा, एक मोबाइल दिया जाता है रेलवे की तरफ से, उसमें सिर्फ उसी का फ़ोन आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको कॉलिंग करके बुलाया जाएगा, तो आप फिर ड्यूटी कीजिए। और ये जो चार्ज जो काटा जाता है लॉबी रूम का, तो यानी कि 200 रुपया पर डे, 6000 रुपया महीना काटा जाता है। ठीक है, आपके सैलरी से काटा जाएगा। तो ये था ALP, जो कि अभी आने वाला पोस्ट है। पैसा का भरमार है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जम के कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी आएगा तभी करेंगे। ठीक ना, वैकेंसी आने वाले हैं, लगे रहिए और अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। आपको टक्कर देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अभी से ही भिड़ जाना होगा। ये नहीं कि वैकेंसी आए तो भिड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह और बीच बीच में जानकारी लाते रहेंगे। मेरा यानी कि GK का क्लास भी है, चाहे तो वहाँ से भी जुट के आप और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।